नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के रण का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते देश भर के सभी राजनीतिक दलों में सियासी उठापटक जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ में बीजेपी और बीएसपी पार्टी के कई नेता सपा कार्यालय पर पार्टी की सदस्यता लेते नजर आए। इस दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। खबर गोरखपुर से है, जहां खजनी में लड़की को घर में अकेले देख भाजपा के मंडल अध्यक्ष के बेटे ने नाबालिग लड़की से छेड़खानी की है। वही लड़की के शोर मचाने पर छुड़वाने आई मां और बहन को बुरी तरीके से मारा गया है और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। वही महिला ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वो सब हमेशा बेचते रहते हैं। नेता के एक ही लड़का है आशुतोष, और वो युवराज और पंकज, और सभी लोग जुट करके आए और घर में घुस करके मारे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। नेता का लड़का आशुतोष, तो उसका भाई लड़का आके उठी हमारे लड़के के उठी छेड़छाड़ किया। हम छुड़ाने गए तो हम ईंट से मारा कपाट फूट गया। क्या नाम है लड़के का? आशुतोष। राम प्रकाश के बेटे आशुतोष ने आए दिन हमको घूरते रहते हैं। आज हम अकेले थे घर पर, तो हमारे घर में घुसकर हम छेड़खानी करने लगे। हम अपने मम्मी को बुलाए। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके मद्देनजर बिजनौर जिले की नगीना और बिजनौर दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामांकन की सभी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है, जहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के जो नामांकन का कार्य होता है, आज उसका प्रथम दिन है। आज मेरे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, औपचारिक नोटिफिकेशन इलेक्शन का। हमारे यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्रों का नामांकन होगा, बिजनौर और नगीना। बिजनौर के लिए सीडीओ साहब रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और नगीना के लिए मैं स्वयं रिटर्निंग ऑफिसर होऊंगा। दोनों हमारे न्यायालय एडीएमई के और हमारे न्यायालय को नॉमिनेशन रूम के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नॉमिनेशन से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं हम लोगों ने पूर्ण कर ली है। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है, मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट की गई है। खबर भदोई से है, जहां मड़ियाऊ विधायक आर.के. पटेल की पत्नी सुरभि गंगवार जिले में एक सशक्त महिला के तौर पर जानी जाती हैं। सुरभि गंगवार ने भदोई में एक ऐसा अस्पताल भी देने का काम किया जो गरीबों को कम शुल्क में इलाज मुहैया कराता है। वहीं आज उन्हीं सुरभि गंगवार से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान प्राइम टीवी पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनते हैं। मैं भदोही से आ पहुंचा हूं सुरभि गंगवार के पास, जो भदोही लोकसभा से एक सांसद की प्रत्याशी होने वाली है, संभावित प्रत्याशी। आपको हालांकि ये बताऊं कि हो सकती हैं। जैसा कि अभी यह देखा गया है कि कल की दिनांक में इंडिया घटक से ललितेश पति त्रिपाठी, जो कि टीएमसी से चुनाव लड़ने के लिए भदोही के मैदान में उतर चुके हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सुरभि गंगवार जी का भदोही लोकसभा के लिए क्या मैनिफेस्टो रहेगा, किस उद्देश्य के साथ यहाँ से वह तैयारी में जुटी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि भदोही से 2014 से अभी तक लोकसभा में बाहर का ही प्रत्याशी आया है और सांसद बना है, क्योंकि हमारे भदोही में ऐसा कोई नहीं है कि भदोही का कारभार संभाल सके या भदोही का विकास देख सके। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ के विकास में पूरा योगदान करूँ, और मैं यहाँ की नागरिक होने के नाते मुझे पता है यहाँ क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। जैसा कि प्रमुख घटक क्या रहा है, भदोही किससे अभी तक छूटा रहा है, क्या नहीं मिल पाया है भदोही लोकसभा को, जिसकी उम्मीदें रही? आपके बगल में वाराणसी काशी क्षेत्र है, जहां की विकास की धाराएं बह रही हैं। प्रतिवर्ष प्रतिमाह नया कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाया जा रहा है, लेकिन भदोही ही सदा उसका एक अंग है। लेकिन यहाँ कुछ भी सुगमता नहीं सुनाई देती है। यहाँ के सांसद सोए रहते हैं, यहाँ की जनता ऐसी बताती है। हाँ, तो यहाँ का सारे मुद्दे ये हैं। पहला तो शिक्षा भी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये मेन मुद्दे यहाँ पर हैं। और पहले तो मैं ये देखना चाहूँगी कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाले
बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, कुछ भी बाहर हायर एजुकेशन लेने जाते हैं। तो मेरा ही मानना होगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में भी हमें बड़ा मेडिकल कॉलेज ये सब नहीं है, तो मैं चाहूँगी पीपीपी मॉडल पे हमारे भदोई में ही मेडिकल कॉलेज हो और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को, लोगों को मिले। लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके तहत यूपी के 8 सीटों पर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। वहीं सहारनपुर में नामांकन प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के कमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने खुद संभाल रखी है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद सहारनपुर में संसदीय क्षेत्र 01 सहारनपुर और आंशिक कैराना के निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो गई है। मैं रिटर्निंग ऑफिसर 01 सहारनपुर संसदीय क्षेत्र के रूप में मेरे द्वारा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के रूल 3 के अंतर्गत प्रारूप 1 पर सूचना निर्गत कर दी गई है और इसमें नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि से लेकर मतदान की तिथि का संपूर्ण विवरण तिथि सहित अंकित है और वह सभी को सर्कुलेट भी किया जा चुका है। नामांकन का पहला दिन है और यहाँ पर सभी जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं जो कि भ्रमण करके हम ड्यूटी चेक कर रहे हैं और हमने प्रॉपर बैरिकेडिंग के साथ में कैमरास की कई जगह व्यवस्थापित करवाए हैं। साथ ही जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिस, LIU टीम, सादे वस्त्रों में टीम लगी है। बाहर आसपास के क्षेत्रों में भी हमने प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया है और सभी पक्षों से समन्वय स्थापित करके शांतिपूर्वक ये प्रक्रिया पूरी करवाई जाए। तो बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। लगातार बिहार की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। इसी बीच पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो चुका है। बीते दिन तेजस्वी और लालू से मिले थे पप्पू, लेकिन अब उनकी पार्टी का आज कांग्रेस में विलय हो चुका है। लोकसभा से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में पप्पू यादव शामिल हो चुके हैं और बिहार की सियासत में ये बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में हो सकता है। अब इस खबर पर अंतिम मुहर भी लग चुकी है, जहां पप्पू यादव की पार्टी कांग्रेस में इसका विलय हो चुका है। बीते दिन तेजस्वी और लालू यादव से इन्होंने मुलाकात भी की थी और मुलाकात के बाद अब आज ये खबर भी सामने आ चुकी है। तस्वीरें भी लगातार आप देख पा रहे होंगे। लोकसभा से पहले कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव और कांग्रेस में शामिल होने की उनकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो चुका है। बिहार की सियासत में जबरदस्त तरीके से बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां बीते दिनों ही तेजस्वी और लालू से मिले थे पप्पू यादव, लेकिन अब उनका कांग्रेस में विलय हो चुका है। उनके विलय की तस्वीरें भी सामने आज आ रही है। बिहार की सियासत में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत हर एक बीतते दिन के साथ बदलती जा रही है। अब की बड़ी खबर यही है कि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो चुका है और कांग्रेस का लगातार अपना जिस तरीके से कांग्रेस खुद को मजबूत कर रही है, इसी कड़ी में कांग्रेस में एक बड़ा इजाफा भी देखने को मिला, जहां लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस में पप्पू यादव शामिल हुए हैं। तो पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो पप्पू यादव की पार्टी का विलय जहां एक तरफ कांग्रेस में हुआ है, तो अटकलें है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। कल ही उन्होंने लालू और तेजस्वी से मुलाकात की थी और वही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी लगातार आप देख पा रहे होंगे। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक विलय बताया है। कांग्रेस की तरफ से इस विलय को ऐतिहासिक विलय बताया गया है। जन अधिकार सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। जन अधिकार पार्टी का अब कांग्रेस में विलय हो चुका है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गौरव फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत ही बड़ा उलटफेर बिहार की सियासत में देखने को मिला है, जहां जन अधिकार पार्टी का अब कांग्रेस में विलय हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस विलय को किस तरीके से देखेंगे गौरव?
देखिए मुस्कान, चुनाव नजदीक है और यहाँ पर जिस भी पार्टी का जहाँ पर विलय हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो मजबूती है वो INDA गठबंधन को देखकर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने बताया है कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने, क्योंकि अगर बात करें तो वो कल ही यहाँ पर आवास पहुंचे थे और उन्होंने राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और वे पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और लंबी चर्चा भी हुई थी और ये भी माना जा रहा था कि शायद यहाँ पर वो राजद में विलय होगा, पर यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर भी चर्चा नहीं हुई है कि अभी आगे की रणनीति क्या होने वाली है, पर निश्चित रूप से ये जो स्पष्ट है कि पप्पू यादव पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार हो जाएंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती शामिल होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पशुपति पारस को अगर बात करें तो उनकी नाराजगी भी है और साथ ही साथ यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव कि अगर पार्टी का विलय कांग्रेस में आया तो निश्चित रूप से बीजेपी की चुनौती है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये फिलहाल इस सुखद एहसास की तरह होगा। लेकिन देखिए गौरव, अगर हम राजनीति पर गौर करें तो राजनीति में कुछ भी अचानक से नहीं होता, बहुत पहले से इसकी पटकथा लिखी जा रही होगी। आखिर ये जिस विलय की कहानी आज हम देख रहे हैं, जिसकी एंडिंग हम देख रहे हैं, इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई गौरव? मुस्कान, शुरुआत की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर चुनाव है, चुनाव में हर इंसान एक दूसरे को मजबूत करना चाहता है और खासतौर पर अगर देखा जाए तो पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीता रंजन, वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है और कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ाव भी उनका रहा है और जब कांग्रेस से जुड़ाव यहाँ पर राज्यसभा सांसद उनको मिलती है तो कहीं ना कहीं एक झुकाव भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो खुद जानते हैं कि यहाँ पर INDA गठबंधन के साथ अगर जाएंगे तो यहाँ पर लाभ मिलेगा, पर यहाँ पर INDA गठबंधन के साथ तो वो घटक दल के रूप में नहीं, पर उन्होंने अपनी पार्टी का यहाँ पर कांग्रेस से विलय कर लिया है और वो विलय यहाँ पर फिलहाल बीजेपी के लिए चुनौती भी है, कांग्रेस के लिए यहाँ पर लाभ की स्थिति है। और अगर बात करें मुलाकात की तो हमने बिल्कुल, देखिए गौरव, एक बार विधायक और 5 बार सांसद भी रहे हैं पप्पू यादव, अब इनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो चुका है। लगातार ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। इनके कांग्रेस में विलय होने से किस तरीके से इंडिया गठबंधन को और ताकत मिली है? देखिए ताकत यहाँ पर ये है, पप्पू यादव पुराने नाम है और निश्चित रूप से अगर बात कहें तो इस व्यवस्था को आप ये मत देखिए मुस्कान की ये 24 चुनाव को लेकर तैयारी है, कहीं ना कहीं ये तैयारी आगामी 25 चुनाव में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं उसको देखते हुए ये मजबूत यहाँ पर पहल हुई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पप्पू यादव का बयान है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो आगामी 2025 का चुनाव लोग जीतने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर राजद को भी मजबूती मिली है, INDA गठबंधन को भी मजबूती मिली है और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस को भी मजबूती मिली है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर कानपुर देहात से है, जहां ग्रामीणों ने रोड नहीं बनने से नाराज होकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। विकास कार्यों के अभाव में बकायदा पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही किसी भी प्रत्याशी के गांव में घुसने पर सख्त पाबंदी की हिदायत भी दे दी गई है। 5000 आबादी वाले ग्राम हथुमा में चुनाव बहिष्कार से अफसरों की बेचैनी अब उजागर होने लगी है। सड़क, बिजली, पानी समस्या है कि जनता परेशान है, ये तो आपको सामने दिखा रही है। अच्छा, अभी प्रशासन भी तो आया है आपके गांव में, क्या है? तो प्रशासन तो अभी थोड़ा बहाना बना के अपने धोखा दे के चला जाएगा वो अपनी जनता बैठा उतरने के लिए। तो क्या आपका मन रहेगा? हमारे लोगों का मन ये है सीधे सीधे बात की जब तक यहाँ गाँव में रोड नहीं बनेगी, पहले से वादे आधे कुछ नहीं होंगे पूरे, पहले रोड बाद में वोट। अब अगली खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा शाही ईदगाह विवाद के मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडे को पाकिस्तान से धमकी भरी कॉल आई है। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले शख्स ने खुद को आतंकी संगठन का एजेंट बताया, जिसकी शिकायत आशुतोष पांडे ने पुलिस से की है। श्री आशुतोष पांडे जी के द्वारा थाना सैनी पे आकर के एक तहरीर दी गई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 12:10 के आसपास किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनको फ़ोन पे धमकी दी जा रही है। तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, किसके नंबर से जानकारी मिली? अभी उसको ट्रेस किया जा रहा है सर्विलांस के माध्यम से, जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम साई माई ईदगाह की हम लोग पैरवी करके जैसे ही माननीय हाईकोर्ट के लिए वहाँ से प्रस्थान किया तो रात्रि में 12:10 पर हम लोग कोसामी जनपद में आए और वहाँ पर फिर पाकिस्तान से नंबर से हमें आतंकी
संगठन के कोई एजेंट अपने आप को बताया, उसने हमें फिर बम से उड़ाने की धमकी, हिंदुस्तान को गाली, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो गालियाँ, गौ माता को, हमारे श्री कृष्ण भगवान को, वे अन्य देवी देवताओं को गंदी गंदी गालियाँ, और एक वीडियो भेजी है जो एक ओवैसी है उसकी वीडियो भेजी है, और उसमें गंदा गंदा हमको कहा है कि इस वीडियो को सुने, इसी तरह तुम्हारा और तुम्हारे देश का भी इलाज होगा। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां अपनी ही बुआ ने 2 भतीजों को मौत के घाट उतार दिया है। खबर प्रयागराज से है, जहां डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया है। प्रयागराज में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है, जहां बुआ ने अपने ही 2 भतीजों को मौत के घाट उतार दिया है। बुआ ने अपने 2 भतीजों को मौत के घाट उतारा है। डबल मर्डर से प्रयागराज में सनसनी फैल गई है। डंडे से पीट कर दोनों भतीजों को मार डाला, तो बुआ ने अपने ही दोनों भतीजों को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 2 मासूम की हत्या से गांव में मातम पसरा है। मानसिक विक्षिप्त बताई जा रही आरोपी बुआ, तो मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही आरोपी बुआ, जिसने अपने ही 2 भतीजों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेजा कोतवाली क्षेत्र के हरगढ़ गांव का ये मामला बताया गया है, जहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। मानसिक रूप से विक्षिप्त बुआ ने अपने ही 2 भतीजों को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। थाना मेजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरगढ़ में 2 छोटे बच्चों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। यह 2 बच्चे भाई हैं, एक 3 वर्षीय, एक 6 वर्षीय। घर वालों के मुताबिक इनकी बुआ जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, इन्होंने एक पटरे से सर पर मारकर दोनों बच्चों की मृत्यु की है। घटना के बाद बुआ घर से भागी है। मौके पर पुलिस मौजूद है। एफआईआर पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, प्रयागराज में डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मचा है, जहां एक बुआ ने अपने ही 2 भतीजों को मौत के घाट उतार दिया। बुआ ने अपने 2 भतीजों को मौत के घाट उतारा है। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 मासूमों की हत्या से गाँव में मातम पसरा हुआ है। प्रयागराज से खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहाँ 2 मासूमों की हत्या से गाँव में मातम पसर गया। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है बुआ, जिसने अपने ही दोनों भतीजों को डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। अब अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां स्कूल से घर जा रही छात्रा के साथ छेड़खानी और धमकी देने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मनबड़ों ने छात्रा को साइकिल से जबरदस्ती बाइक पर बिठाने का प्रयास किया। वहीं छात्रा के शोर मचाने पर लोगों ने मनबड़ों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही पुलिस ने मनबड़ों के खिलाफ छेड़खानी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सिद्धि दुबे सरस्वती पीजी कॉलेज की छात्रा जो डल्ला निजामपुर की निवासी थी, कॉलेज से पढ़ने के बाद वो अपने घर जा रही थी। रास्ते में शुभम और साधु 2 लड़के जो मोटरसाइकिल से थे उसके साथ छेड़खानी की घटना किए, जिस पर उनकी शिकायत हुई। शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर आजमगढ़ से है, जहां लालगंज स्थित एक होटल में जिस्म फरोशी का धंधा लगातार फल फूल रहा था, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने होटल के कमरों की तलाशी ली तो 5 युवक युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मौका पाकर होटल मालिक और मैनेजर फरार हो गए हैं। सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। 5 युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मौके से होटल का मालिक और मैनेजर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। धार्मिक नगरी अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिरों में रंग भरी एकादशी तिथि पर आज होली खेली गई। आज जो होली खेली गई उसका नजारा ही अलग था, जिसमें 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर में खुशी देखने को मिली। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ी में रंगों के बीच आस्था का ज्वार दिखा और साथ ही अयोध्या की सड़कें अबीर और गुलाल से रंगी नजर आईं और साथ ही कड़ी सुरक्षा में साधु संतों ने जुलूस भी निकाला। जय श्री राम। पहले तो होली की बधाई, मंगल कामना, ढेर सारी बधाई। विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद नवदिव्य भव्य अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण और इस बार सिद्ध पीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के विजय पताका के रूप में निशान निकला है। विभिन्न मंदिरों में स्वयं हनुमान जी निकले हैं। अबीर गुलाल ठाकुर जी को समर्पित करते हुए और आगे बढ़ते हुए
पुनः होली खेलते हुए। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस ने 3 कुंटल से ज्यादा गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए अवैध गांजा तैयार किया जा रहा था और पकड़े गए गांजे की बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक है विजय कुमार, ये रसूलपुर थाना जिला फिरोजाबाद का रहने वाला है, और दूसरा है राम किशोर जो बिछवा थाना मैनपुरी का रहने वाला है। इनके कब्जे से 318 किलो गांजा बरामद हुआ है, और इनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो एटा का बॉर्डर है काली नदी का, वहाँ पर कुछ सरकारी ज़मीन, कुछ नदी की ज़मीन और कुछ प्राइवेट लोगों से ले करके ये लोग खेती करते थे, और उसको सुखवा करके उसकी पत्तियों से और उसके बीज से गांजा तैयार करते थे, और उसको कुछ अच्छी क्वालिटी का गांजा उसके कलियों से बनाते थे, तो ये महंगे दामों पर बेचते थे। तो ये 6 बोरों में 318 केजी गांजा है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। आजमगढ़ से खबर है, जहां नसीरपुर मोड़ पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। साथ ही मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ आरोपी और एक अन्य गौ तस्कर आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वहीं घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही पुलिस ने 2 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। कल दिनांक 19 मार्च 2024 को रात्रि लगभग 2 बजे शातिर गो तस्कर एवं हिस्ट्री शीटर नौशाद थाना बिलियागंज के अभियुक्त को थाना बिलियागंज की पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। और डीएम के निर्देश पर सदर कोतवाली पछैया बस्ती में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। बता दें कि आबकारी विभाग की टीम पहुंचते ही शराब माफियाओं में खलबली मच गई। इस दौरान आबकारी विभाग की टीम ने घरों में घुसकर छापेमारी की और जमीनों में दबी लहन को नष्ट किया है। जो आबकारी विभाग द्वारा छापेमारी की गई थी, उसमें पछैया बस्ती में की गई थी, उसमें 2 अभियोग पंजीकृत किए गए थे। 150 केजी लहन नष्ट किया गया था और 35 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई थी। और ये अभियान होली के मद्देनजर अभियान 13 मार्च से 30 तारीख तक जारी रहेगा और रोजाना छापेमारी चली। उसकी अलग अलग टीमें बन गई हैं जो लगातार छापेमारी कर रही हैं, और किसी भी तरह की अवैध मदिरा या जो कच्ची शराब का सेवन नहीं करने दिया जाएगा और ना ही बिक्री करने दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट,
शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल। जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।